हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक मतलब नए टॉपिक की शुरुआत हुई है। पिछला जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अभी नया टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या के अंदर हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी जनसंख्या के अंदर आती हैं, वो सारा हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हैं। और पहले जो हमने पढ़ा था, जो इससे पीछे जो टॉपिक हमने पूरा किया था वो हमने किया था क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और अभी हम करने जा रहे हैं, चलो पीछे वाला टॉपिक तो पीछे हमने पढ़ लिया है, तो अभी हम जो नया शुरुआत करने जा रहे हैं वो चल रहे हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या के अंदर हम देखेंगे वृद्धि, वितरण, घनत्व है और लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या। मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि किस हिसाब से हो रही है अपने भारत के अंदर है, और वितरण कहाँ कहाँ है, किस हिसाब से वृद्धि हो रही है और पहले किस हिसाब से हुई और अब किस हिसाब से हो रही है, उसमें क्या परिवर्तन आया है अभी है। और उसका वितरण कहाँ, मतलब वितरण का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी जनसंख्या है, शहरी इलाकों में कितनी है, गाँव में कितनी है, और जहाँ पे ज़्यादा अच्छे पहाड़ी इलाकों में कितनी है और मैदानी इलाकों में कितनी है, और घनत्व कितना है, मतलब 1 किलोमीटर में कितनी कौन से जगह पर 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, कितनी कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा, वो पढ़ेंगे। घनत्व का मतलब, लिंगानुपात का मतलब कि कितने लड़कियों के ऊपर कितने कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, कि मतलब 1000 अगर लड़के हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हैं, तो लिंगानुपात इस हिसाब से। और साक्षरता यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं अपने भारत के अंदर। और उसके बाद नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, नगरों में कितनी जनसंख्या बढ़ती है और ग्रामीण गाँव में कितनी जनसंख्या बढ़ती है। ये मैं इसी टॉपिक के अंदर पूरा कंप्लीट करा दे रही हूँ, एक ही जगह पे आपका पूरा इस टॉपिक के अंदर। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी टॉपिक मैं यहाँ लगा रही हूँ ना, वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ है, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक नेक्स्ट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको पढ़ाया है पूरा। इस पूरी क्लासेस के अंदर RAS के अंदर मैंने आपको ये बात शुरू में बताई थी कि मैंने दो क्या कहते हैं, मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के जो सिलेबस था उसको ज्वाइन करके और मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, ताकि आपको अलग जगह पे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रीलिम्स के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से परेशान ना होना पड़े, घबराओ नहीं, टेंशन में नहीं आओ कि हाय हम कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मेंस और प्रीलिम्स का भारत का भूगोल मिल जाए, इसलिए मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। हमने प्री कम मेंस कर दिया मैंने इसको है, और क्या कहते हैं, दोनों की एक साथ में ही तैयारी करवा दी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या का आप देखो, अभी जनसंख्या, अभी 2011 में जनसंख्या जनगणना हुई थी हमारी भारत की, और होनी तो 10 साल में एक बार होती है, तो होनी तो चाहिए थी कि अभी 2021 में हो जाए। लेकिन आपको पता है बीच में कोरोना टाइम आ गया, जिस वजह से सारा सब कुछ, सारा जो स्ट्रक्चर था पूरा गड़बड़ हो गया, इस वजह से 2010 में हो नहीं पाई। लेकिन अब चल रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में डिजिटल जनगणना चल रही है, जिसके आंकड़े आने में भी टाइम लगेगा है। तो जितना, जब तक नई जनगणना का आंकड़ा नहीं आता तब तक हम पुरानी जनगणना ही पढ़ेंगे, कि पुराने टाइम मतलब जो 2011 वाली जनगणना थी उसी के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि हम 2011 की जनगणना में पूरे विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर थे जनगणना के पॉपुलेशन के मसले में। चीन पहले नंबर पर था, लेकिन अभी 2000 जो आएगी जनगणना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टॉप नंबर कर चुके हैं विश्व में। एक जनसंख्या के मैटर में तो हम टॉप कर लिए हैं। और ऐसा अगर इस जनसंख्या को सही तरीके से रोजगार मिल जाए या सही तरीके से इसको यूज़ किया जाए ना, तो हम महानगरों को, जो बहुत विकसित देश है ना, उनको पीछे छोड़ सकते हैं। अगर हम इनको रोजगार दे दे सभी को, पूरी जनसंख्या को, या फिर मान लो उद्योग, मतलब कोई भी बेरोजगार ना रहे, चाहे वो उद्योग कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कर ले हैं, तो हम जो बहुत बहुत विकसित देश हैं उनको पीछे छोड़ सकते हैं हम, हमारी जो जनसंख्या का सही तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो। यही बात मोदी जी भी बोलते हैं कि रोजगार करो, कुछ भी रोजगार करो, लेकिन रोजगार करो। इस जनसंख्या को, डेमोग्राफी जो है, इसको सही तरीके से, डिविडेंड डेमोग्राफी जो 3D है ना अपनी, उनको सही तरीके से यूज़ करने के लिए काफ़ी बार बोलते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को सही तरीके से चीज़ समझ में आती है, कुछ को नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम महाशक्ति बने हैं, तो हमारे पास यही एक बहुत बोनस पॉइंट है कि हमारे पास पब्लिक इतनी है, और उस पब्लिक को रोजगार सही ढंग से मिल जाए ना, तो हम महाशक्ति बन सकते हैं। हम महाशक्तियाँ जो अपने आप में घमंड कर रही है ना कि हम महाशक्ति हैं बन के घूम रही है, उनको भी हम पीछे छोड़ सकते हैं अगर इस पूरी पब्लिक को रोजगार ढंग से मिल जाए। अब रोजगार देने के लिए क्या है कि अपने जो मोदी जी हैं, उनके पास कोई पैसे छापने की फैक्ट्री तो है नहीं, उनको रोजगार देने के लिए पैसा चाहिए है। कि अगर मैं किसी को ये बोलूँ भाई तुम उद्योग करो, तो उद्योग खुलवाने के लिए भी उनको पैसे देने होते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो फिर टैक्स लगाते हैं, और टैक्स लगते ही पूरी पब्लिक बिला जाती है। अब भाई ठीक है, अगर 12-6 महीने तुम थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा दे दोगे, और बाकी जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, वो उद्योगीकरण कर लेंगे, कहीं पे कुछ अपना धंधा शुरू कर देंगे, तो
देश तो कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ से कहाँ, तुम थोड़े दिन थोड़ा सा परेशान हो जाना, लेकिन नहीं, अब पब्लिक बिलबिला जाती है थोड़ा सा टैक्स लगते ही है। अब मोदी जी कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं, एक बार खुद सोच के बैठो, मोदी जी पैसा कहाँ से लाए इतनी पब्लिक को देने के लिए है। तो वो चीज़ें घूम, लेकिन वही है, थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। कोई भी काम नया शुरुआत होता है तो उसमें थोड़ी शुरुआत होती है, जब हम भी कोई काम अपनी लाइफ में नया शुरू करते हैं तो थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा परेशान होने पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का आउटकम निकल कर के आएगा कि पूरे सभी को रोजगार मिल जाएगा। सभी, आप सभी चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी धंधा कर रहे हो, चाहे पकौड़े तल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो धंधा करेंगे, रोजगार करेंगे, छोटे से वो जब आज छोटा कर रहे हैं, कल बड़ा करेंगे, फिर बड़ा करेंगे, कल को जब वो सभी रोजगारशील हो जाएगी पूरी पब्लिक भारत की, तो हम महाशक्तियों को आराम से पीछा छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो महाशक्तियां है ना, है विकसित देश है जो है, उनका जो एक मेंबर मान लो अगर 12 घंटे भी काम करता है और अपने 2 मेंबर भी अगर 12 घंटे काम करेंगे 6 घंटे के हिसाब से, तो भी हमारी पब्लिक इतनी है कि हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे और बहुत जल्दी निकल जाएंगे। उन्होंने जितनी प्रोग्रेस 50 साल में की होगी ना, अगर हमारी पब्लिक इतनी है, हम वही प्रोग्रेस 10 साल में कर सकते हैं। उनको सबको विकसित देश करके जो घमंड दिखा रहे हैं ना बात बात के ऊपर, वो घमंड उनका साइड में जाएगा अगर हम इस जनसंख्या को सही तरीके से यूज कर ले और ये खुद भी हो जाए तो, क्योंकि हमारे आलसी लोग भी ज्यादा है, क्या ही बोल रहे हैं अब। हाँ, तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं टॉपिक के, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। नॉलेज बहुत हो गया है, अपने अपने टॉपिक पे आते हैं, हैं अपने काम की चीज़ें शुरू करते हैं। ये है मैपिंग जो मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ। पहले अपन देख लेते हैं थ्योरी। हाँ, ये आ गई जनसंख्या। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्य 2 बातों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी देश का विकास। तो मानव संसाधन कौन है, हमारे देश की जनसंख्या है, मानव संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं वो है प्राकृतिक संसाधन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो इन 2 पे डिपेंड करता है किसी भी देश का विकास है। तो वास्तव में आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधनों अर्थात जनसंख्या का है, क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं साध्य भी है। जनसंख्या क्या साधन ही नहीं है, साध्य भी है। मतलब किसी भी काम को कंप्लीट, साध्य और साधन में फर्क क्या होता है, साधन वो जहां हम पहुंच चुके हैं, साध्य वहां तक पहुंचना है। तो हाँ, जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं साध्य भी है। मतलब अगर हमें कोई टारगेट पूरा करना है तो जनसंख्या ही वहां तक पहुंचाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उद्योग वाला और वो क्या कहते हैं महाशक्ति वाला भी आपको एग्जांपल दिया। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। जनसंख्या किसी देश की अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन होती है। संयुक्त राष्ट्र, और ये संसाधन जो है जनसंख्या वाला वो हमारे भारत के पास बहुत ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन, जब तक ये अभी वाली जनगणना आएगी उसके बाद में मुझे लगता है विश्व में हम इस संसाधन जनसंख्या के संसाधन में टॉप नंबर पर होंगे। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन एस्टिमेट्स के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत 142.57 करोड़ चीन के पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। मतलब इन 3 देशों की जनसंख्या मिला लो ना, उतनी हमारे देश की अकेले की जनसंख्या है, उससे भी अधिक है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है, इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। मतलब हमारी जो जनसंख्या का आकार और वृद्धि है वो बेहद भयावह है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट का नाम दे सकते हैं। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश के समस्त विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनको प्रभावित किया, क्योंकि सबसे पहले समस्या आती है जनसंख्या वाली। हाँ, दूसरी बात, अभी 1 से लेकर 10 साल के जो बच्चे हैं ना, उनकी जो जनरेशन है ना, उसमें जनसंख्या की कमी है। तो अभी एक सीन और क्रिएट हो रहा है कि अभी ये जो युवा है 15 से लेकर 69 एज वाला, ये जो बूढ़ा होगा है, तो इनको संभालने वाले जो युवा होंगे वो कम होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 10 साल वाली अभी जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत कम है, क्योंकि अब कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। तो अभी वापस इस पे जोर दी, वैसे ही हम टॉप पे हैं विश्व के अंदर, लेकिन फिर भी अभी जोर दिया जा रहा है कि भाई जब ये अभी जो युवा चल रहे हैं 15 से लेकर 69 एज वाले, जिस दिन ये बूढ़े होंगे और फिर इनको संभालने वाले यंग तो होंगे ही नहीं, जब जवान इनको संभालने वाले नहीं होंगे तो ये फिर बूढ़े जो है वो देश के ऊपर फिर बोझ बन जाएंगे। ये कंडीशन अभी जापान में, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया में चल रही है। वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं देश के, उनको संभालने के लिए यंग जनरेशन की कमी है, और जिसकी वजह से वो मतलब हर चीज़ पे रोबोटिक्स पे डिपेंड हो गए। तो ये भी एक समस्या अभी चल रही है। जनसंख्या है लेकिन फिर भी, तो अभी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दक्षिणी भारत में अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया था न्यूज़पेपर के अंदर कि 3 बच्चे पैदा करो, आपको पढ़ाई के अंदर, बच्चों की पढ़ाई के अंदर छूट मिलेगी और बाकी नौकरियों में भी छूट मिलेगी। दक्षिण भारत में भी ऐसा स्टेटमेंट अखबार में कुछ दिन पहले आया था। तो अभी एक ये और नई समस्या शुरू हो गई है। हाँ, तो वो तो चलो अब सरकार का काम है, जो सरकार करेगी वो करेगी। भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे जनसंख्या का आकार और वितरण।
लोगों की जनसंख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं, मतलब लोगों की जनसंख्या कुल मिलाए कितनी है और कहाँ कहाँ निवास करते हैं ये। और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं उसमें परिवर्तन कैसे हुआ है, कैसे कैसे वृद्धि हुई जनसंख्या में, हाँ, और उसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि अभी 15 से लेकर 69 वाले हैं, लेकिन फिर 1 से लेकर 10 साल वाले भी कम है। जो अभी जनसंख्या जनगणना हो रही है उसमें 1 से 10 साल वाले कम आ रहे हैं, तो लेकिन ये जनसंख्या जितनी बूढ़ी होगी उस दिन इनको फिर संभालेगा कोई, नहीं तो बचेंगे ही नहीं, सारे बूढ़े बूढ़े होंगे। तो ये जो है इस समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि की एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, वो चीज़ के कैसे परिवर्तन हुआ, जनसंख्या बढ़ी कैसे घटी कैसे, वो चीज़ है। जनसंख्या के गुण का विशेषता है औसतन उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या के गुण या विशेषता, जनसंख्या गुण और विशेषताएं, विशेषताएं मतलब औसतन उम्र कितनी है उस जनसंख्या की, मतलब कितने साल जनसंख्या जीती है। लिंगानुपात कितना है हमारा, मतलब कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। और साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे हैं कितने अनपढ़ हैं। व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था, हमारा स्वास्थ्य कैसे है, जो जनसंख्या है भारत की उसका स्वास्थ्य कैसा है और वो व्यवसाय क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है, भारत में जनसंख्या वृद्धि प्राचीन से लेकर अब तक, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किस हिसाब से बढ़ी है, और आज़ादी से पहले भी किस हिसाब से बढ़ी थी। वो 1921 ईस्वी के पूरे के 3 दशकों में एवं संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से कारण जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही है। तो उस वक्त हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स कम थे, बीमारियां फैल जाती थी, तो अब बहुत कम लोग थे तो बच पाते थे, सलट जाते थे। लेकिन आजकल ये सुविधाएं बढ़ गई हैं तो लोग सलटते कम हैं। 1891 से लेकर 1901 तथा 1911 से लेकर 1921 के दशक में तो वस्तुतः जनसंख्या में कमी देखी गई। चूंकि 1921 के पूर्व जनसंख्या वृद्धि अत्यंत कम रही थी, इसलिए 1921 को भारत की जनसंख्या का वृहद विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। 1921 को जो हुई थी उसमें जनसंख्या के वृहद विभाजन, मतलब एक साइड 1921 से पहले जो थी वो जनसंख्या कम थी, उसके बाद में वो ज्यादा होनी शुरू हो गई है। इस समय तक भारत जननांगी संक्रमण के प्रथम चरण से गुजर रहा था। कौन से चरण से गुजर रहा था? जननांगी संक्रमण के प्रथम चरण से गुजर रहा था। जन्म दर 48 से लेकर 49,000 एवं मृत्यु दर 42 से लेकर 48,000 व्यक्ति थी। मध्य वृद्धि मतलब बीच में वृद्धि मध्य कैसे हुई, ये जो थी ये सामान्य वृद्धि थी, मतलब नॉर्मल ये जो एरा था 1891 से लेके 1921 वाला जो एरा था, इसमें नॉर्मल जनसंख्या बढ़ी, ज्यादा भी नहीं बढ़ी कम भी नहीं बढ़ी, नॉर्मल वे में रही। हाँ, 1891 से लेके 1921 तक। उसके बाद में मध्य वृद्धि 1921 से लेके 1991 तक तो मध्य वृद्धि रही, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम वाला सा। 1921 के बाद के 3 दशकों में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा यातायात साधनों में विस्तार से दुर्भिक्षों में कमी आई। कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो यातायात साधनों में भी वृद्धि हुई। चिकित्सा सुविधा के सुधार से संक्रामक रोगों की रोकथाम हो गई, मतलब चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई और संक्रामक जो रोग थे उनको में रोकथाम हुई, तो जनसंख्या मतलब मरने वाले कम हो गए, जीवित रहने वाले ज्यादा हो गए, जबकि जन्म दर वैसे ही बढ़ती जा रही थी। फलस्वरूप 1951 ईस्वी में जन्म दर लगभग 40,000 व्यक्ति तथा मृत्यु दर 1000 में से 27, मतलब जन्म दर मतलब पैदा हो रहे हैं 1000 में से 40 हैं, मर रहे हैं 1000 में से 27 हैं, 27.4। तो कितना का डिफरेंस आ गया? 27, 28, 29, 30, 12, 13 का डिफरेंस आ गया। ये थी 1991 की जन्म दर है। उसके बाद में है वृद्धि दर 1901 से लेके 1911 की भारत की जनसंख्या था उसकी वृद्धि दर जो है वो 1901 से लेके 1911 की जो भारत की जनसंख्या उसकी वृद्धि दर किस हिसाब से बढ़ी, ये बकायदा आंकड़ों में दिया हुआ है। पहले वाला जो है उसका इतना क्लियर आंकड़ा नहीं है, मतलब, और ये जो है क्लियर आंकड़ा है। जनगणना वर्ष 2000, मतलब 10 साल में, मैंने आपको बताया ना 10 साल में जनगणना होती है, इंसानों की जो गणना होती है वो 10 साल में एक बार होती है। तो 1911, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61 और 71, 81, 91, 1, 11। ग्रामीण जनसंख्या की का प्रतिशत कितना था, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 साल के अंदर कितनी वृद्धि हुई ग्रामीण और शहरों के दोनों के मिला के। और फिर जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी थी, साक्षरता दर कितनी थी, लिंगानुपात कितना था। साक्षरता दर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे थे और कितने लोग अनपढ़ थे, और लिंगानुपात मतलब कितने 1000 लड़के हैं तो उसके ऊपर लड़कियां कितनी थी। लिंगानुपात कितने कहते हैं? लिंगानुपात मतलब ये है कि जैसे 1000 लड़के हैं उसमें से 800 लड़कियां हैं, तो वो जो 200 का डिफरेंस है ना उसे बोलते हैं लिंगानुपात है। और साक्षरता का मैंने आपको बताया, पढ़ा लिखा होना, मतलब कितने लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा आप किसे बोलते हो? पढ़ा लिखा मतलब 7वीं तक का या 5वीं तक का बच्चा जो किताब पढ़ सकता है, जिसे अगर आप एक लेटर दो तो वो लेटर पढ़ सकता है, वो नाम पढ़ सकता है, उसे हम बोलते हैं पढ़ा लिखा होना। हाँ, तो अब शुरू करते हैं जनगणना वर्ष है। तो 1901 ये आंकड़ा है, आप इसको अगर एज इट इज इतना ज्यादा डीपली तो आएगा नहीं है,
कि जनसंख्या कौन सी सन में कितनी थी, तो मैं नॉर्मल आपके नॉलेज के लिए पीपीटी वाले ने लगा दिया और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसको पता अगर लगा दूंगा तो पढ़ाई है। तो और बाकी इतना डीपली नहीं आएगा, सिर्फ लिंगानुपात याद रखने हैं, वो भी अभी 2011 के रखने हैं। तो 1972 और ये जनसंख्या, ये इतनी 1901, 1911, 1921, 1931, 41, 61 कोई नहीं पूछेगा इतना जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, गांव की जनसंख्या उस वक्त की कोई नहीं पूछेगा। ये वाले देख लो, 2011 वाला, ये वाला मेजर है। 2001 वाला, इसके अंदर 1972 थी ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 27.81 थी, और उसके बाद में दशक के वर्धी दर 21.51 थी, कुल जनसंख्या इतनी थी। और ये इसके अंदर साक्षरता दर 64.84 थी, और टोटल जो वो क्या कहते हैं, लिंगानुपात 933 था। उसके बाद में 2011 का ग्रामीण, शहरी, टोटल, और ये इतनी जनसंख्या थी, ये साक्षरता दर इतनी थी, लिंगानुपात इतना था। बस ये दो का याद रख लेना बहुत है, बाकी इतना ज्यादा ये डीपली ये वाला ये इतना कोई पूछेगा नहीं। ये तो मैं बोलूँ ना, मेरे पीपीटी वाला सोचता है कि मैं आप लोगों को पीएचडी करा दूं, तो उसने लगा दी ये सारी। तीव्रवृद्धि 1951 से लेकर 2011 तक तीव्रवृद्धि हुई। यदि 1921 को ईस्वी को भारत की जनसंख्या का वृहद विभाजन वर्ष कहा जाता तो वहीं 1951 ईस्वी को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष संज्ञा दी जा सकती है। 1951 को भारी वृद्धि दर, मतलब जिस वक्त जो है जनसंख्या में भारत के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 1951 के अंदर। उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर व निवल वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से काफी अधिक रही। जनसंख्या की वृद्धि दर और निवल वृद्धि, नेट ग्रोथ, आश्चर्यजनक रूप से काफी अधिक रही। जनसंख्या वृद्धि के चरण 1901 से 1921 इतना तो 200, 800 हजार चरण, ये तो पूछेंगे। 2011 का तो पूछेंगे। 1981 मिलियंस 1210 मिलियन, 2011 वाला पूछेंगे, वो याद रखना है। 1951 ईस्वी जन्म दर 23.5 हजार के ऊपर और मृत्यु दर 10.2 हजार पर। अब आप डिस्टेंस देख लो, ये इसका और इसका डिस्टेंस देखो कितना। ये 1951 की है, के बाद भारत जननांग की संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। यद्यपि 1951 से 2091 से लेकर 2001 एवं 2001 से 2011 के दशकों में प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट आई, परंतु जनसंख्या आधार बढ़ा होने के कारण निवल जनसंख्या वृद्धि लगभग 18 करोड़ ही रही। वर्तमान समय में जन्म दर 21.4 हजार पर है व्यक्ति और मृत्यु दर 7 पॉइंट इतनी व्यक्ति है। मतलब कि जन्म दर यानी 1000 पर इतने पैदा होते हैं और 1000 पर इतने मरते हैं। तो आप इनका डिफरेंस देख लो, 21 का और 7 का कितना डिफरेंस है। इस प्रकार अभी भी जनसंख्या वृद्धि की गति तेज है, मतलब तेजी से बढ़ रही है, कि मरने वाले तो बहुत कम है, पैदा होने वाले ज्यादा हैं। हाँ, जबकि रेशियो बराबर होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण किन किन वजहों से भारत की जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, अकाल पर नियंत्रण लिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से कृषि बढ़ गई, औद्योगिकरण बढ़ गया, तो अच्छा खाना पीने मिल गया, स्टैंडर्ड अच्छा हो गया लोगों का, तो जन्म दर बढ़ गई है। चिकित्सा के सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई, चिकित्सा का सुधार हुआ तो मृत्यु दर कम हो गई। जन्म दर अधिक होने जो कि सामाजिक आर्थिक कारकों, सांस्कृतिक पिछड़ापन, गर्म जलवायु का परिणाम रहा। औसतन आयु अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी और औसतन आयु में भी वृद्धि होगी। किन कारणों से हुई? जननदी दर जो कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, सांस्कृतिक पिछड़ापन दूर हुआ, गर्म जलवायु का परिणाम होने के कारण जो वो है जनसंख्या का बढ़ने का कारण ये था, मतलब जन्म दर बढ़ने लगी इस वजह से। भारत जननांग की संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से 2 चरण पार कर चुका है। 1921 ईस्वी तक भारत पूर्व औद्योगिक कृषि प्रधान समाज था, जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों के उच्च रहने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। मतलब उतनी जन्म दर होती थी उतनी मृत्यु दर हो जाती थी, बराबर रहता था रेशो। तो जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, मतलब ठीक थी। इस समय तक भारत जननांग की संक्रमण के प्रथम चरण में था। 1921 से लेकर 1991 ईस्वी तक जन्म दर लगभग पहले जैसी बनी रही एवं उससे कम गिरावट दर्ज की गई है। परंतु अकाल व संक्रामक रोगों पर नियंत्रण होने पर परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आने के कारण जनसंख्या में वृद्धि अत्यधिक हो गई। मतलब कि जो बीमारियां होती थी, बीमारी से लोग पहले ज्यादा मरते थे, लेकिन जब उस चिकित्सा सुविधा आ गई और तो
जो जिनको बीमारियां होती थी उनको ठीक कर लिया जाता था, लेकिन जो जन्म दर थी तो वो तो उसी स्पीड से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई। वस्तुतः 1961 के बाद से जन्म दर में थोड़ा ह्रास देखा गया। 1961 के बाद में जन्म दर कम हुई, परंतु वास्तविक वृद्धि दर जो 2% से अधिक की ही थी। वर्ष 1951 के बाद पहली बार वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम हुई। 1991 में 2% से वास्तविक जो जन्म दर थी वो कम हुई। 1991 ईस्वी के बाद भारत जननांकी संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है एवं अब प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट की भारतीय लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से लेकर 2011 तक है। जनगणना वर्ष, ये सारे जनगणना वर्ष। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं। लिंगानुपात की अभी परिभाषा मैंने आपको बताई थी ना कि कितने पुरुषों पर कितनी औरतें हैं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होती है लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात के में 1901 के अंदर 972 लड़कियां थी 1000 लड़कों पर है, और 1911 में थी 664 लड़कियां, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946। इतना ज्यादा पीछे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट की जो 2 जनगणना है ना उनका याद रख लेना बहुत है। और अभी नहीं आ जाएगी शायद, हो सकता है अगर जब तक एग्जाम हो उससे पहले अगर आ गई तो वो याद रख लेना, क्योंकि वो करंट अफेयर के अंदर आ जाएगा। तो लेकिन ये तो पीपीटी वाले ने डाल दी, तो मैं तो आपको बता ही दूं। चलो है 1951 से लेकर 1946, 1961 से लेकर 1941, 1971 में लेकर 930 थी, और 1981 के अंदर 934 थी लड़कियां, और 1991 में 927 थी, 2000 के अंदर 933 थी, और 2011 में 1000 लड़कों के ऊपर 943 लड़कियां थी। ये है लिंगानुपात। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान जन्म दर में ह्रासमान प्रवृत्ति की जारी रहने से भारत 2021 ईस्वी तक ही जननांकीय संक्रमण के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएगा। प्रमुख परिभाषाएं, यानी जो शब्दावली हम इस टॉपिक के अंदर यूज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनकी प्रमुख परिभाषा। जनसंख्या घनत्व, सामान्य घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के दबाव का परिचायक है। जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसे व्यक्ति भूमि अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति भूमि अनुपात कहने का मतलब ये है कि देखो 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उन्हें बोला जाता है घनत्व, जनसंख्या का घनत्व। जैसे कि प्रति किलोमीटर घनत्व, 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख लोग रह रहे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे 1 किलोमीटर में सिर्फ 1000 लोग ही रह रहे हैं। डिपेंड करता है कि वो जगह कैसी है, और वहाँ सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है, कैसी मिल रही है, उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल। तो वो यही परिभाषा जो मैंने अभी आपको ये जो परिभाषा इसका अर्थ है ये जो मैंने अभी आपको समझाया। जनसंख्या घनत्व देश का स्थान विशेष की कुल जनसंख्या, देश का स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, और कुल जनसंख्या कितनी है, उसको गुणा कर दो, समझ में आ जाएगा कि कितनी जगह पे कितने लोग रह रहे हैं। और फिर भी वो तो हम सिर्फ एवरेज निकाल रहे हैं कि हाँ इतने रह रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कम लोग रहते हैं, जहाँ पे सुविधाएं ज्यादा मिलती है लोगों को वहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ कम सुविधाएं मिलती है पहाड़ी इलाकों में कम लोग रहते हैं। लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या को लिंग के आधार पर पुरुष व स्त्री वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में विभक्त किया जाता है। जैसे लिंगानुपात कुल स्त्रियों की संख्या कुल पुरुषों की संख्या इक्वल टू 1000। कितने, मैंने अभी आपको बताया था ना कि कितने पुरुषों पे कितनी स्त्रियां, मतलब 1000 लड़के हैं और अगर 800 लड़के हैं तो जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच का है उन दोनों को बोलते हैं लिंगानुपात। वही चीज यहाँ बताई गई है। शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों शिशुओं की तुलना में उसी आयु समूह में महिला शिशुओं की संख्या की शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। इसे प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है। शिशु लिंगानुपात बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या 1000, मतलब 0 से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं ना उनका जो लिंगानुपात है, मतलब कि मान लो 1000 लड़के हैं 0 से लेकर 6 साल के और उसके ऊपर 800 लड़कियां हैं, तो वो जो इनके बीच का डिफरेंस इसे बोला जाता है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, क्योंकि वो शिशुओं का होता है। अभी जो हमने थोड़े देर पढ़ा था लिंगानुपात, वो लिंगानुपात था, मतलब वो अडल्ट का भी और बुजुर्गों का भी सबका था। अब है दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि दर है, यह है 10 वर्षों के कालखंड में उदाहरण 2001 से लेकर 2011 के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। मतलब 10 साल में कितनी, मतलब 2000, अब अभी जो जनगणना चल रही है उसको
जो 2011 में हुई थी उससे दोनों में कंपेयर किया जाएगा कि इस उस वक्त इतनी थी और अभी इतनी है, इसमें फर्क कितना है। जो फर्क आएगा ना दोनों को मिला के उससे बोलते हैं दशकीय वृद्धि जनसंख्या दर। हाँ, दशकीय वृद्धि दर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या इज इक्वल टू 100। साक्षरता दर, साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब 7 वर्ष के जो बच्चा है उसमें कितने लोग पढ़े हैं, बच्चे कितने पढ़े हुए हैं, कितना अनपढ़ है, उसकी जो वो जनसंख्या होती है, मतलब उसका जो अंतर होता है उसे हम साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर, साक्षरों की संख्या 7, साक्षरों की संख्या 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या इंटू 100, मतलब 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको, उनमें से कौन कौन 7 वर्ष से छोटा, मतलब उसको तो पढ़ना लिखना इतना आता नहीं ना, तो 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको, उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, उनका जो अंतर है उसको बोलते हैं साक्षरता दर। 7 वर्ष से उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, ये मैं जो पहले बोल रही थी 7 क्लास तक बोल रही थी, 5 क्लास से लेकर 7 क्लास तक का, ये 7 वर्ष लिखा हुआ है यहाँ। समझ सकता हो तथा लिख पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में अक्षम हो या किसी भाषा को पढ़ सकता हो किंतु लिख नहीं सकता हो उसे निरक्षर कहा जाता है। 6 वर्ष या उससे कम आयु। साक्षर की परिभाषा क्या है और निरक्षर की परिभाषा क्या है? 6 वर्ष से उससे कम आयु के सभी बच्चों, चाहे वो स्कूल जाते हो अथवा कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गए हो, तो उन्हें निरक्षर ही कहा जाता है। नगरीय क्षेत्र जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर समिति आदि शामिल हो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए 3 शर्तें आवश्यक है। मतलब आप नगरीय क्षेत्र किसे कहेंगे? हाँ, नगरीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है वो चीज बता रखी है कि नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगर समिति आदि शामिल हो उसे हम नगर कहेंगे। उसके किसी को नगर कहने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए? तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए वहां की। कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। कितना हो? 75%। वहां जो पुरुष रह रहे हैं ना उसमें से 75% पुरुष कृषि कार्यों के अलावा कोई कार्य कर रहे हो हैं। जनसंख्या घनत्व का कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 400 लोग वहां रह रहे हो या फिर 400 से ज्यादा रह रहे हो। शहर किसे कहते हैं? शहर की परिभाषा क्या होती है? 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर कहा जाता है। कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर क्या होती है? कुल जनसंख्या की तुलना में कुल कार्मिक, दीर्घकालिक कर्मी और अल्पकालिक कर्मी के प्रतिशत को कार्य सहभागिता दर कहा जाता। कुल जनसंख्या की मतलब जितने लोग वो 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसमें से काम कितना कर रहे हैं और कितने नहीं काम कर रहे हैं, और उसमें से अल्प काम कितने कर रहे हैं, पूर्ण अल्प समय के लिए काम कितने कर रहे हैं और पूर्ण समय के लिए काम कितने कर रहे हैं, उसको भी अलग अलग डिवाइड किया जाता है। तो जो अल्प कार्य मतलब थोड़े आधे दिन के लिए काम कर रहे हैं, जो पूरे दिन के लिए काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कार्य सहभागिता दर के लोग। और जो बिल्कुल बेरोजगार हैं उसको इसके अंदर नहीं शामिल किया जाता। जनसंख्या प्रक्षेपण यानी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, प्रजनन, मृत्यु तथा प्रवास की दी गई प्रवृत्तियों के आधार पर किसी भावी तिथि पर जनसंख्या के संभावित आकार का अनुमान लगाना जनसंख्या प्रक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या प्रक्षेपण कहलाता है। जनसंख्या जाल, जनसंख्या जाल क्या? जब जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि दर से अधिक हो जाए तो धनात्मक संवृद्धि दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होती है, ऐसी स्थिति को जनसंख्या जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि दर से, मतलब जितनी अर्थव्यवस्था की संभावना होती है उससे ज्यादा हो जाए तथा धनात्मक संवृद्धि दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हो, है, ऐसी स्थिति को जनसंख्या जाल कहा जाता है। जनसंख्या आकार के अनुसार राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम 2001 और 2011 की तुलना में, मतलब कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कितनी जनसंख्या है। 2011 के क्रम राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 2011 में कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, 2001 के क्रम दशकीय वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर। तो अब इसके अंदर ये पीपीटी लगा तो रखिए, ठीक है, 100 के डन है। लेकिन 2011 वाली इतना डीपली तो पूछेंगे भी नहीं कि 2011 के अंदर कौन से स्टेट की कितनी जनसंख्या थी और वो कितने प्रतिशत थी, फिर 2001 के अंदर कौन से स्टेट के अंदर कितनी वृद्धि दर कितनी हुई, वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, इतना डीपली नहीं पूछते बच्चे। और अगर पूछते हैं तो पहले बार तो पूछेंगे नहीं, इतना डीपली नहीं पूछेंगे। तो लगा दी इसने पीपीटी, इसलिए मैंने भी दिखा दिया आपको, नहीं तो इतना डीपली पूछेंगे नहीं।
देख लो इसको, अगर आपका मन हो गया हाँ हम इतना याद कर सकते हैं तो कर लेना, अदरवाइज तो जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इतना डीपली ना तो आरएस में नहीं पूछता कोई। जो करंट में भी जो आएगी जनगणना वही पढ़ लेना, उसी का बारे में पूछेंगे ज़्यादातर। ये देखो टोटल देख लो, 2011 के अंदर भारत 121 करोड़ 17.7 और 1.64। 2011 की कुल जनसंख्या, 2011 में कुल संख्या, दशक की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर। ये है दशक की वृद्धि दर। ये लास्ट वाला, ये वाला याद कर लेना, बाकी इनकी तो इतना डीपली नहीं पूछने वाले। लिंगानुपात व साक्षरता के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम। लिंगानुपात और साक्षरता के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम, मतलब कौन सा जो साक्षरता के अंदर टॉप नंबर पर राज्य है और कौन सा लिंगानुपात के अंदर टॉप नंबर पर राज्य है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, साक्षरता महिलाएं। तो इसमें जो ऊपर के 3-4 है ना वो याद कर लेना, बाकी ज्यादा डीपली कोई नहीं पूछेगा। पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल। जनघनत्व यहाँ का 1829, 365, 1106, 1028 और लिंगानुपात 912, 929 और 918, 950। और साक्षरता दर 67.68, 82.34, 61.80, 76.26। पुरुष 77.28, 88.38, 71.20, 81.69। महिलाएं 57.18, 75.87, 51.50, 70.54। कुल मिला के भारत का है 382। लिंगानुपात, ये जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये जनघनत्व है, ये लिंगानुपात है। अरे यार हाँ, और साक्षरता दर, ये साक्षरता दर है, और ये महिलाओं, ये पुरुष साक्षर, ये महिलाओं का साक्षरता दर है। ये वाला याद कर लेना बस, बाकी इतना डीपली याद होगा भी नहीं। और या फिर ये फिर शुरुआत वाले 4 याद कर लेना बस, जो टॉप वाले हैं। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011। योजनागत विकास हेतु जनगणना एवं जनगणना गुणों में परिवर्तन का व्यापक महत्व है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 के अंदर पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु 1881 ईस्वी में अर्थात लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित दशक की जनगणना प्रारंभ की गई। किसके? लॉर्ड रिपन के समय में हर 10 साल के अंदर जनगणना शुरू की गई, 1881 से है। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। कौन थे? WC प्लाउडेन जो थे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 7वें जनगणना अभियान का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच, जबकि दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2010 के बीच पूरा हुआ। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना अंतरिम आंकड़े देश के महापंजीयन व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? चंद्रमौली की उपस्थिति में 31 मार्च 2011 को जारी किए गए हैं। 2 चरणों में पूर्ण हुई भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। किसको? प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था, शुभंकर है। इस जनगणना का ध्येय वाक्य था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या था ध्येय वाक्य? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 मार्च 2011 को 121 करोड़ थी, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित संख्या के बराबर है। देश में महिलाओं की कुल आबादी 58 करोड़ 75 लाख एवं पुरुषों की कुल आबादी 62 करोड़ 32 लाख है। बीते 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 17.64% वृद्धि हुई है। इस दौरान कुल जनसंख्या में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1911 और 21 के दशक के बाद यह पहला दशक है जब जनसंख्या में कुल वृद्धि पिछले दशक से कम रही है। पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% की बढ़ोतरी हुई, यानी पुरुषों की आबादी में 17%,
और महिलाओं में 18%। जनगणना में उसे साक्षर माना गया है जिसकी 7 वर्ष या अधिक है एवं जो किसी भाषा में पढ़ने या लिखने जानता हो। 15वीं जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, जो वर्ष 1961 के बाद सर्वाधिक है। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात इसके अंदर हुआ है, 933 से 943 हो गया। लेकिन 0 से आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 1927 से घटकर 919 हो गया। यह अनुपात आजाद भारत का सबसे निचला स्तर है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ज्यादा पढ़ रही हैं। पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता में दर 12% एवं पुरुषों में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है, लेकिन बिहार, गुजरात और जम्मू कश्मीर में इसमें गिरावट देखी गई है। कहाँ? बिहार, गुजरात और जम्मू कश्मीर में इनमें गिरावट देखी गई है। भारत की कुल जनसंख्या राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा 2011, मतलब भारत की जो जनसंख्या है कुल, उसके अंदर कौन कौन सा राज्य कितनी कितनी जनसंख्या में है। टोटल जनसंख्या के अंदर कौन सा राज्य कितनी सहभागिता देता है अपनी जनसंख्या की कि इस राज्य में इतनी जनसंख्या है, इतनी कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। ये ड्राइंग देख लो यहाँ पे कि कौन सा राज्य कितना पार्टिसिपेट करता है। राजस्थान 5.66, तेलंगाना 5.96, मध्य प्रदेश 6%, आंध्र प्रदेश 6.99, पश्चिम बंगाल 7.54, बिहार 8.60, महाराष्ट्र 9.28, 16.50, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। भारत की कुल जनसंख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा, मतलब भारत की जो कुल जनसंख्या उसमें राज्य कितना पार्टिसिपेट करते हैं और केंद्र शासित कितना हिस्सा है किसी भारत की जनसंख्या में उनका टोटल। कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5%, मतलब भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या में से 17.5% अपने भारत में बसता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों का सबसे उल्लेखनीय पक्ष ये है कि इसमें पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है। और जहां 1991 से लेकर 2001 के दौरान भारत की जनसंख्या 21.54% वृद्धि हुई थी, वहीं 2001 से लेकर 11 के दौरान यह दशक की वृद्धि दर 17.64 रही। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन और भारत बीच का अंतर भी घटा है। 2011 में यह अंतर 23.8 करोड़ था, जो 2011 में घटकर 13 करोड़ हो गया है। 2028 तक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली होगा। 2028 तक, अभी क्या चल रहा है? अभी 26 चल रही, 27-28 यानी 2 साल बाद में। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा 16 मई 2018 को जारी एक अनुमान के अनुसार 2050 तक शहरों व अन्य शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति निवास करेंगे। कहाँ करेंगे? प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति निवास करेंगे। जनसांख्यिकी बदलाव और समग्र जनसंख्या वृद्धि के कारण सदी के मध्य तक लगभग 2 अरब लोग शहरी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 43 मेगा सिटी संभावित हैं, जहां 10 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। उन शहरों को मेगा सिटी की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अधिकांश मेगा सिटी विकसित देशों में हैं। रिपोर्ट में वर्ष 2028 तक नई दिल्ली विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाने की संभावना जताता है। ये शहरीकरण के अंदर आप इसके आंकड़े आपके एग्जाम के अंदर शहरीकरण जो गांव का शहरी और गांवों का प्रतिशत गांव और शहरों का है उसमें इसमें से आएगा उसके अंदर क्वेश्चन। वर्तमान में टोक्यो 37 मिलियन निवासियों के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके पश्चात नई दिल्ली और संघाई, मैक्सिको, साओ पाउलो का स्थान आता है। जनगणना 2021 में 2231 नए सेंसस टाउन है। कितने जनसंख्या? 2021 में 2231 नए सेंसस टाउन है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा जारी एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में 2231 गांवों को नए जनगणना कस्बों के रूप में घोषित किए जाने की अनुमान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1362 नए सेंसस टाउन शामिल किए गए, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना में 2600 नए सेंसस टाउन शामिल हुए। इस प्रकार वर्ष 4000 नए सेंसस टाउन शामिल हुए हैं। भारत में सबसे अधिक 76 सेंसस टाउन पश्चिम बंगाल में पंजीकृत किए गए। कहाँ किए गए? 76 सेंसस टाउन पश्चिम बंगाल में नोटिस किए गए हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भी बड़ी संख्या में ऐसे
केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में ऐसे कस्बे शामिल किए गए थे। सेंसस टाउन प्रशासित रूप से ऐसी ग्रामीण बस्तियां होती हैं जो शहरी क्षेत्रों के मानदंडों को पूरी करती है। क्या करती है सेंसस टाउन? क्या होती है? प्रशासनिक रूप से ऐसी बस्तियां होती है जो शहरों के लिए जो टर्म्स कंडीशंस होती है उनको कंप्लीट कर लेती है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ है। इस दशक में नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, जबकि पिछले दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की ही रही थी। सबसे ज्यादा पिछले जो दशक की गिनती होती है उससे ज्यादा नागालैंड की जनसंख्या थी, लेकिन इस बार सबसे कम जो है वो नागालैंड की जनसंख्या रही है। मुंबई के समीप स्थित ठाणे सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। भारत में जन्म दर में गिरावट आई है। कुल जनसंख्या की तुलना में बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की तुलना में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात 2001 के 15.9% से गिरकर 2011 में 13.6% हो गया, जो भारत में घटती प्रजनन दर का सूचकांक है। वर्ष 2011 की जनगणना में 6 साल तक के बच्चों की संख्या घटी है। हरियाणा और चंडीगढ़ में पिछले 110 वर्षों में सबसे बेहतर महिला अनुपात दर्ज किया गया है, जो क्रमशः 879 से 818 है, लेकिन यह अब भी देश में सबसे निचले स्तर पर है, जो इस बात का संकेत है कि उन राज्यों में भ्रूण हत्याएं अब भी उच्चतम स्तर पर हैं। सर्वोच्च लिंगानुपात वर्ष, ये लिंगानुपात शुरू हो गया है यहाँ पे है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वाले 2 राज्य केरल और पांडिचेरी हैं। कौन है? केरल और पांडिचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है और चंडीगढ़ है। कौन से है? दमन और दीव और चंडीगढ़ है। सबसे कम लिंगानुपात वाले अरुणाचल प्रदेश के कुल कुरुंगु में अरुणाचल प्रदेश के तबीयत खराब है, कुरुंग कुम्मे और पुडुचेरी के यनम प्रतिशत जिले में जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे अधिक है। कौन? अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुम्मे और पुडुचेरी के जो यनम जिले हैं वो प्रतिशत जिले में जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे अधिक है। नागालैंड के लोंगलेंग, कौन सा? लोंगलेंग और फिकीरे जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। कहाँ पे है जनसंख्या वृद्धि दर इन 2 जिलों के अंदर? कौन से? नागालैंड के लोंगलेंग और फिकीरे जिलों में सबसे कम है। पिछले दशक की भांति इस दशक में भी विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई, परंतु जनसंख्या में जैविक रूप से पुनरुत्पादन वर्ग के बड़े होने के कारण कुल 18 करोड़ की दशक की वृद्धि हुई है। इस जनगणना की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार, पश्चिम बंगाल व केरल प्रथम 3 राज्य रहे हैं। घनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन से 3 राज्य रहे हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। सबसे 3 राज्य जो हैं ये घनत्व की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ रहे हैं। 2011 की जनगणना में 7000 शहरों और 6 लाख गांवों को शामिल किया गया है। 7000 शहरों और 6 लाख गांवों को 2011 की जनसंख्या में शामिल किया गया था। भारत में जाति आधारित जनगणना सन 1881 में शुरू हुई थी, जो सन 1931 के बाद समाप्त कर दी गई थी। वर्ष 2011 में जातीय जनगणना कराने की अनुमति प्रदान की गई है और अभी जो हो रही है इसमें हो रही है जातीय जनगणना या जो अभी चल रही है उसमें। पहली जनगणना में कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे। वर्ष 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना में कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधाएं, खाना बनाने के लिए ईंधन, एलपीजी की सुविधा। ये प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? मतलब जनगणना करने जब जाता है कोई, मान दो कि मेरा घर है, मेरे कोई टीचर आया मुझे पूछने के लिए, मैडम आप इस घर में कितने लोग रहते हो और आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके घर में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है और लैपटॉप है और एलपीजी सिलेंडर है और सारी चीज़ें, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बारे में बातें हो रही है यहाँ पे। 2011 की जनगणना में पहली बार किन्नरों को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया। उन्हें न तो महिला और न पुरुषों में शामिल किया गया था। सही है, ये करना चाहिए इनके लिए। इंसान तो ये भी है, आत्मा तो इनके शरीर के अंदर भी है, तो जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है वो सारे राइट्स इनको मिलने चाहिए। सरकार को इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका ठिकाना नहीं होता है। विभिन्न संकेतकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति विभिन्न। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक साक्षरता घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में है और ये वृद्धि दर घटते क्रम में है भी। दादर नागर हवेली 55.50, दमन और देवन 53 पॉइंट। घटते दर में मतलब क्या होता है? ऊपर सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे है। 53.54, पांडिचेरी 27.72, मेघालय 27.82, अरुणाचल प्रदेश 25.92 और सर्वाधिक साक्षरता दर केरला में 94%, लक्षद्वीप 91%, मिजोरम 91, गोवा 88, त्रिपुरा 87। सर्वाधिक लिंगानुपात घटते क्रम में, सर्वाधिक लिंगानुपात केरला में
1084, पांडिचेरी में 1037, तमिलनाडु 1996 है, आंध्र प्रदेश 1993, छत्तीसगढ़ 900 है बेटा, ये 951, 993, 996, सॉरी मेरे मुंह से 1900 निकल गया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केरल के अंदर 96, लक्षद्वीप में 95, मिजोरम में 93, गोवा में 92 और त्रिपुरा में 91। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर बढ़ते क्रम में और न्यूनतम साक्षरता दर बढ़ते क्रम में। नागालैंड -0147, केरल 4.85, लक्षद्वीप 6.23, अंडमान निकोबार 6.58, गोवा 8.03। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार 61.80, अरुणाचल प्रदेश 65.38, राजस्थान 66, झारखंड 66, आंध्र प्रदेश 67। न्यूनतम लिंगानुपात बढ़ते क्रम में दमनदीप 618, ददर और नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818, हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 890। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर बढ़ते क्रम में बिहार 71.20, अरुणाचल प्रदेश 72.55, आंध्र प्रदेश 74.88, मेघालय 75.95, जम्मू और कश्मीर झारखंड 76.75। सर्वाधिक महिला साक्षर, देखो ये आंकड़े है ना, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको नाम एज इट इज याद करने होंगे, आंकड़े भी एज इट इज याद करने होंगे। इसके अंदर मैं नहीं कर सकती, कुछ आप नहीं कर सकते। 2 4 5 बार बोलो, याद हो जाएंगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरला, और वैसे देखा जाए तो 2-3 याद कर लो, ऊपर वाले बहुत है, नीचे वाले कोई नहीं पूछता। केरला 92.1, मिजोरम 89.27, लक्षद्वीप 87.95, गोवा 84.66, त्रिपुरा 82.73। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में दिल्ली सर्वाधिक व्यक्ति 11,320, चंडीगढ़ 9,258, पांडिचेरी 2,547, दमनदीप 2,196, लक्षद्वीप 2,149। फिर न्यूनतम महिला साक्षरता दर बढ़ते क्रम में बिहार में 51.50, राजस्थान 52.12, झारखंड 55.42, जम्मू कश्मीर 56, उत्तर प्रदेश 57। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17, अंडमान निकोबार 46, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119। जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े 2011 का, 2010 का और 2011 के, और अंतर, इनमें अंतर क्या क्या था है? तो पुरुष व्यक्ति कुल इतने हैं, 2001 में इतने थे और 2011 में इतने थे, और फिर इनका जो अंतर है वो इतना है। फिर पुरुष 2001 में इतने थे, 2011 में इतने, और फिर जो अंतर आया वो इतना आया। महिलाएं 2001 में 2011 में अंतर इतना है, 6 से आयु वर्ग के लोग इतने। नगरीय प्रतिशत इतना 2001 में 2011 में, फिर अंतर जो आया वो है 3.29। और दशक की वृद्धि दर इतनी थी 2011 में, इतनी है। अंतर जो है वो -3.84। वार्षिक वृद्धि दर 2001-11, ये जो अंतर आया है ये 2000, लिंगानुपात 2001 2011 प्लस 10 अंतर। ये साक्षरता दर 2000 साक्षर 6483 साक्षरता दर 1 की, और ये 11 की, और ये अंतर है। पुरुष साक्षरता दर 75.26, 80.88 2011 में, और अंतर जो है +5.62। महिलाएं 2011 में 53.67, 2010 में, और 2001 में है, सॉरी 2001 में, 2011 में 64.63। अंतर जो +10.96। घनत्व व्यक्ति 324, 382 +58। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल, ये जो आंकड़ा है ना, ये जो आंकड़े हैं, इनको आप खुद से देख के याद कर लो। अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ, आंकड़े तो एज इट इज ही रहेंगे जो है वो, उसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, चेंज होने वाला जैसा कुछ भी नहीं है, सेम आंकड़े रहेंगे। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। और अनुसूचित जातियां हैं,
भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की क्या कंडीशन है? भारत में स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5.17 करोड़ थी, जो वर्ष 1991 में 13.82 करोड़ हुई। वर्ष 2001 में 16.48 करोड़ और वर्ष 2011 में लगातार बढ़ती हुई 20.13 करोड़ जा चुकी है। किनकी? अनुसूचित जातियों की संख्या। यह देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना? 16.6। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में इसकी जनसंख्या में 3 गुना में वृद्धि हुई है। पिछले 60 वर्षों में 3 गुना की में बढ़ चुकी है जनजातियां नहीं जातियां। अनुसूचित जातियां 2001 और 11 के दौरान अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वृद्धि दर 20.8% रही। सर्वाधिक व न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य क्रम से उत्तर प्रदेश और मिजोरम है। कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और मिजोरम, जहां सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। अनुसूचित जातियां। इस प्रकार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पंजाब और मिजोरम है। कौन से हैं? पंजाब और मिजोरम। वर्ष 2011 के अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 तथा साक्षरता का प्रतिशत 37.41 है। पुरुष साक्षरता 49.91, स्त्री साक्षरता 23.76। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीपों के अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती है। कहाँ कहाँ? नागालैंड में नहीं पाई जाती अनुसूचित जातियां, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जनजातियां 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या 10.42 करोड़ है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि कुल जनसंख्या का 21.1% है। दादर और नागर हवेली में संख्या की दृष्टि में सर्वाधिक 1,78,564 जनजाति पाई जाती है, जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990, जो वर्ष 2001 के लिंगानुपात में 12% अधिक है। कितना है? 12%। 2001 के से 2011 में 12% ज्यादा है। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। सबसे जनजातियों में लिंगानुपात जो सबसे ज्यादा वो है गोवा में, और सबसे कम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। कहाँ पे? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में तथा पंजाब में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। धार्मिक जनगणना 2011। अगस्त 2015 को भारत में महापंजीयन जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2011 की धार्मिक जनगणना आंकड़े जारी किए। 2011 में धार्मिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 2015 के बीच देश की जनसंख्या औसतन 17.64 से बढ़कर 121.8 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 17.64 से बढ़कर के 121.08 करोड़ हो गई थी। इसमें हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96.63 करोड़, जो देश के कुल जनसंख्या का 79.8% है, एवं 0.07 की गिरावट इसके अंदर दर्ज की गई। जबकि मुसलमानों की कुल जनसंख्या 17.22 करोड़ और देश की कुल जनसंख्या का 14.2% है, इसमें 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। धार्मिक जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2001 से 2011 के अनुसार एक दशक में हिंदुओं की दशक की वृद्धि दर 16.8 रही, जबकि मुस्लिमों की दशक की वृद्धि दर 24.6% रही। हिंदुओं में सबसे अधिक दशक की वृद्धि दर दादर और नागर हवेली में 56.6 रही। वही मुसलमानों की सबसे अधिक दशक की वृद्धि दर दादर और नागर हवेली में 58.1% रही। हिंदुओं का लिंगानुपात 939, मुसलमानों का 951 और ईसाइयों का 1023, सिखों का 903, बौद्धों का 965 तथा जैनियों का 954 है। हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य तथा सबसे कम हिस्सेदारी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम है। कौन सा है सबसे कम? मिजोरम है। मुस्लिमों की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा सबसे कम हिस्सेदारी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम है। हिंदुओं में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल तथा बाद में पांडिचेरी है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाले लक्षद्वीप में है। मुसलमानों में सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला सिक्किम है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या होता है? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, आधार परियोजना, भारत की जनसंख्या नीति, निवेश छोड़ो, आगे पढ़ाना, जब पढ़ाना है उस पर फोकस करो। हाँ, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नीति।
भारत सरकार ने पहली बार जनगणना अभियान के दौरान देश के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया है। क्या किया है? पहली बार एक राष्ट्रीय रजिस्टर जनसंख्या तैयार किया। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नियमावली 3 के अंतर्गत आता है। नागरिकों का पंजीयन और राष्ट्रीय पहचान जारी करना के अंतर्गत आता है। इसके लिए अभी कितना पश्चिम बंगाल में इसके लिए बहुत ज़्यादा रोड़ा मचा था। अभी आपने देखा होगा, करंट में काफ़ी रहा था यह जिक्र। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत ब्यौरों को एकत्र करना तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 15 वर्ष के ऊपर से सभी लोगों को फोटोग्राफ हुए 10 अंगुलियों का छाप लेना है। इस रजिस्टर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा। इसमें 15 प्रकार के प्रश्नावलियां हैं। इसकी अधिकांश सूचनाएं गोपनीय होंगी। हाँ, और ये अभी जब इम्प्लीमेंट किया गया था उस वक्त बहुत करंट उसमें रहा था, खबरों में रहा था। केवल कुछ जानकारियां निर्वाचित सूची या टेलीफोन डायरेक्टरी के रूप में अवलोकन हेतु प्रकाशित की जाएंगी। डेटाबेस तैयार करने के लिए उपरांत 15 वर्ष के ऊपर की उम्र के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी की जाएगी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अभी ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या होता है? असम में बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और भारतीय नागरिकों की मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रस्ताव किया गया है। असम में बांग्लादेश के अवैध नागरिकों को, इसीलिए तो ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा इसके लिए रोड़ा मचाया था। यह रजिस्टर वर्ष 1951 में पहली बार तैयार किया गया था। असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य है। कौन सा है? असम जो है वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य है। 31 दिसंबर 2017 को असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का पहला संस्करण जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया? असम सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2017 को। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के तहत भारतीय नागरिकों के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने हेतु 3.29 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। कितने हुए थे आवेदन? 3.29 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1.9 करोड़ लोग को वैध भारतीय नागरिक माना गया और 1.39 करोड़ आवेदन को विभिन्न स्तरों पर जांच जारी है। आधार परियोजना। अब आधार परियोजना क्या होती है? केंद्र सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर आधार कर दिया है। आधार परियोजना के लोगों में चमकता पीला सूर्य और बीच में अंगुलियों के निशान होंगे। आपके सबके पास आधार कार्ड है ना? बस है। आधार संख्या जारी करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान ली जाती है। इस पहचान हेतु 10 फिंगरप्रिंटिंग, एक फोटो और आइरिस स्कैन किया जाता है। इसको तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है, बस वही चीज़ इसमें बता रखी है सेम। 29 सितंबर 2010 को उत्तर महाराष्ट्र के नांदुरबार जिले के तेम्भाली गांव में महत्वाकांक्षी UID प्रोजेक्ट आधार परियोजना का प्रारंभ किया गया। यह देश का पहला आधार गांव था। कौन सा था? 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नांदुरबार जिले में, कौन सा जिला? नांदुरबार जिला, तेम्भाली गांव में। कौन सा? तेम्भाली गांव के अंदर शुरुआत हुई इसकी। इस गांव की आदिवासी महिला रंजना सोनावणे UID प्राप्त करने वाली पहली नागरिक थी। कौन थी? रंजना सोनावणे जो थे वो UID प्राप्त करने वाली पहली नागरिक थी। UID प्रोजेक्ट के तहत 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आधार संख्या के आवंटन कर 100 रुपये का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। UID नंबर बहुउद्देश्य होगा। बैंक अकाउंट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और चुनाव पहचान पत्र इसके जरिए बनाए जा रहे हैं। आप जहाँ पे भी जाते हो सबसे पहले आपको आधार कार्ड मांगा जाता है। विदेशों में भी यह भारतीयों की पहचान बनेगा। UID प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी और अनूठी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना है। भारत की जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति कैसी है भारत की? मतलब क्या चाहता है जनसंख्या से भारत? हमारे जो देश में जनसंख्या के ऊपर क्या नीति है? कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी घटनी चाहिए? वैसे तो ये नीति टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है। जैसे अभी आ रहा है ना कुछ कि साउथ इंडियंस जो बोल रहे हैं भाई आप 3-3 बच्चे पैदा करो, आपके बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, आपकी सर्विस में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए भारत की प्रथम जनसंख्या नीति 1948 में हुई थी। भारत में परिवार नियोजन पर बल दिया गया। इसके बाद परिवार कल्याण की अवधारणा विकसित हुई। मतलब समय के हिसाब से जो जनसंख्या नीति है वो बदलती रहती है। और जनसंख्या नीति नहीं है, सारी ही नीतियाँ जो वक्त की जरूरत होती है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। 1974 ईस्वी में बुखारेस्ट में जनसंख्या पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विकसित देशों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु विशेष कदम उठाने पर बल दिया गया। इसके बाद भारत में 1977 ईस्वी में नई जनसंख्या नीति आई जिसमें मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने पर अत्यधिक जोर दिया गया। इस जनसंख्या नीति को ठीक से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को बाध्यकारी बनाने के प्रयासों के विरुद्ध तीखी प्रक्रिया हुई एवं लक्ष्य विपरीत जन्म दर से में तीव्र वृद्धि हुई।
मतलब ये इसको पब्लिक ने इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि हो गई। अतः जनसंख्या नियंत्रण हेतु मात्रात्मक स्थान पर गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया। स्थायी बंध्याकरण के स्थान पर अब बच्चों के बीच उचित अंतर रखने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है कि बच्चों के एक बच्चे में 3 साल का गैप होना चाहिए, तो वो अब इम्प्लीमेंट किया। अब वो चीज़ें सारी, अब कोई समस्या नहीं है ऐसी, अब सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को छोड़ छोड़ के। इस हेतु प्रजनन व शिशु के देखभाल की समुचित व्यवस्था तथा गर्भ निरोधक व स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी ढांचा बनाना प्रमुख लक्ष्य है। पहले मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया एवं वर्तमान समय में प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा चल रहा है? प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जनसंख्या नीति 2000 में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना है। जनसंख्या नीति का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। नीति बनाने से कुछ नहीं होता, उसको प्रभावी लागू करना होता है पब्लिक के ऊपर। और फिर लागू करने का मतलब ये नहीं कि सभी लोग मान लेंगे, मानते भी नहीं। हमारी पब्लिक है ना, जो भारत की, वो जल्दी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करती, मानती भी नहीं। तो लोगों का मानना भी जरूरी है कि सरकार ने अगर ये नीति बना दी है तो हमें इसको मानना है कि हाँ, एक बच्चे में 3 साल का गैप होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। आधे लोग मानते हैं, आधे लोग नहीं मानते हैं, कुछ चोरी छुपे हो जाता है यहाँ पे। इसे खंडवार व वर्गवार ढंग से लागू करने हेतु विशेष रणनीति बनाना आवश्यक है, ताकि जनसंख्या की अवांछित वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। भारत की जनसंख्या नीति, अब ये भारत की जनसंख्या नीति क्या ये अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है। भारत की जनसंख्या नीति पंचायती राज संस्थाओं की जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है, क्योंकि समस्या अभी भी ग्रामीण भारत में अधिक है। जनसंख्या नीति ग्रामीण भारत में एक तो चीज़ें पहुंचती नहीं है, दूसरा पहुंच जाती है लोग ध्यान कम देते हैं, तीसरा मानते नहीं है, और भी समस्याएं हैं। कल में सारी चीज़ें कल ही हो जाती हैं गाँव में, इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। लेकिन अभी तो काफ़ी जागरूक हो गया, ऐसी बात नहीं है। गांव भी आजकल बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं शहरों से ज़्यादा, क्योंकि जब से ये नेट का ज़माना आया है, कंप्यूटर का ज़माना आया है, या 5G 3G, तब से गांव भी काफ़ी फॉरवर्ड हो गए हैं। जनसंख्या नीति 2000 MS स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया। इसमें जनसंख्या संबंधी लक्ष्यों को 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में बांटा गया? MS स्वामीनाथन जी ने 3 चरणों में बांटा था। तत्कालिक लक्ष्य इसके अंतर्गत प्रजनन व शिशु की देखभाल की समुचित व्यवस्था था, गर्भ निरोधक व स्वास्थ्य सुविधाओं को बुनियादी ढांचा देना है। उसके बाद मध्यकालीन लक्ष्य इसके अंतर्गत 2010 तक कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर लगाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 14 राष्ट्रीय जननांकी लक्ष्य निर्धारित किए गए। इनमें छोटे परिवारों को प्रोत्साहन करने के लिए 16 प्रेरक व प्रोत्साहन उपाय शामिल किए गए। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, समृद्धि मातृत्व सुविधा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, 14 वर्ष तक अनिवार्य स्कूली शिक्षा और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म दर 30 तक सीमित करना, लड़कियों का विवाह आयु बढ़ाना, जन्म दर, मरण विवाह व गर्भ का 100% पंजीकरण कराना, मातृत्व मृत्यु दर अनुपात को प्रतिशत लाख में 100 से कम करना, एड्स व यौन रोगों का नियंत्रण आदि इन प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। इन 30 लक्ष्यों को प्रमुख निर्धारित किया गया कि इन पे फोकस करें। दीर्घकालीन उद्देश्य इसके अंतर्गत 2045 तक सामाजिक व आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। ये 2045 तक रखा गया। इस हेतु 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। अभी लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन दक्षिण भारत वालों ने बोला कि नहीं, हमारी तो पब्लिक कम है, तो हमारे तो कम लोग बसपा सीटें आएंगे, और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पब्लिक ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा आ जाएंगी। तो वो संसद के अंदर हंगामा हो गया था उस वक्त, है। तो ये भी एक देखो, यहाँ पे भी ये चीज़ बता रखी है कि अब 2045 तक ये दीर्घकालीन उपाय किया गया है। भारत की जनसंख्या समस्याएं, भारत की जनसंख्या की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो भारत जनसंख्या संक्रमण के तीसरे चरण में भारत जननांकी की संक्रमण के तीसरे चरण के प्रारंभिक दौर में है, एवं अब जन्म दर में कमी की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। जहां यह वर्ष 1991 और 2001 में 1.95 वार्षिक था, वहीं 2001 और 11 में यह घटकर 1.64 रह गया। जनसंख्या का जैविक आधार बड़ा होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के बावजूद पिछले दशक में जनसंख्या लगभग 18 करोड़ बढ़ी है, अर्थात प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 लाख परिवारों की वृद्धि हुई है। इसमें विभिन्न संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। मतलब होता क्या है ना, कि जैसे कि अभी जो जनसंख्या है, अब हम बोलेंगे अभी रोको जनसंख्या को, तो भी अगर एक इंसान अगर 2 बच्चे भी पैदा करेगा तो भी वो बढ़ेगी, घटेगी कैसे?
हाँ, इतना हो सकता है, अगर वो एक इंसान 2 बच्चे पैदा करता, अगर वो 3 करता, 4 करता तो ज़्यादा बढ़ती। हाँ, जनसंख्या विस्फोट हो जाता। तो उस हिसाब से तो बढ़ेगी ही, है कि भाई इतनी प्रतिशत बढ़ी है। क्योंकि एक इंसान जो बढ़ गई ना, अब उसको वहीं पे रोकने के लिए अगर 2 बच्चे तो पैदा करेगा ही। चलो एक बच्चा, मान लो कि एक बच्चा पैदा करे, अब बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि आप बंद ही कर दो बच्चे पैदा करने, नहीं तो फिर वो चीन और जापान वाले जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन है। पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद में कुल 53% तक वृद्धि हुई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में यह वृद्धि मात्र 19% ही रही। इस संदर्भ में वर्ष 1974 में बुखारेस्ट में हुए प्रथम जनसंख्या सम्मेलन में सब इंदिरा गांधी ने यह वक्तव्य दिया था कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में नियोजन कार्य करना वास्तव में ऐसे स्थान पर मकान बनाना जिससे बाढ़ का पानी हर वर्ष बहा ले गया हो। ये बात किसने बोली थी? इंदिरा गांधी जी ने बोले थे 1974 में बुखापेस्ट के अंदर जो सम्मेलन हुआ था जनसंख्या से रिलेटेड, उसके अंदर है। कुल जनन प्रति जन्म दंपति संतानों की संख्या अभी भी उच्च बनी हुई है, और यह अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण का कारण बनता है। आयु वर्ग अधिक है, यद्यपि इसमें कमी की प्रवृत्ति है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, परंतु अभी भी यह विकसित देशों में काफी प्रत्याशा में वृद्धि तो हुई, क्योंकि मेडिकल आ गया ना, पहले मेडिकल नहीं थे। और फिर रहने सहने का, खाने पीने का, हर चीज का, क्लाइमेट का, हर चीज का फर्क पड़ता है। भारत की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें चक्र के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 हो गई है। अब केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें TFR 2.0 से अधिक है। बिहार 2.9, मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। कौन कौन से हैं? बिहार, मेघालय, झारखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणाम। स्वच्छता जो सर्वेक्षण 24 था, उसका क्या परिणाम हुआ? 17 जनवरी 2025 को आवास और शहरी मामले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के संस्करण एक नया प्रारूप पेश किया। ये 2000 अभी की जो रिपोर्ट आई है ना 2025 1 जनवरी को, ये उसका आंकड़ा है। अभी 25 की जो रिपोर्ट आएगी वो 26 में आएगी, तो उसको हम 26 में पढ़ेंगे। अभी तो जो आई है 24 की 25 में आई है, हाँ, और फिर क्या कहते हैं 25 की अभी आई है, और 26 की आएगी 27 में। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लिंग की अवधारणा प्रारंभ की गई, जो ऐसे शहरों को मान्यता देती है जो पिछले 3 वर्षों में लगातार स्वच्छता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। सुपर स्वच्छ लिंग में 12 शहर शामिल है। जैसे कि कंटिन्यू 3-4 बार से हर साल होता है ये स्वच्छता का जो अभियान है, ये हर साल पिछले 3-4 बार से कंटिन्यू इंदौर आ रहा है टॉप नंबर पर है। यह सर्वेक्षण स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के विभिन्न मानकों पर शहरी क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है, जिनमें से कचरा प्रबंधन, जनता की प्रतिक्रिया, स्थल निरीक्षण और स्वच्छता। बुनियादी ढांचा अर्थात शौचालय, जल आपूर्ति, जल निकासी प्रणालियों की उपलब्धता और रखरखाव, तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग। तृतीय पक्ष एजेंसियां वो इन सब का सर्वेक्षण करके जाती है, सारी जगह, सारे शहरों में आती है और सारी जगह इन चीजों का परीक्षण किया जाता है, तो उसके आधार पर स्वच्छता का रैंकिंग दी जाती है किसी भी शहर को। तो भारत 2024 के शीर्ष 12 स्वच्छ शहर कौन से हैं? बहुत छोटे शहर, जनसंख्या जिनकी 20,000 है। विशेषतः ये शहर उत्कृष्ट कचरा प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं का उदाहरण है। नवाचार और नागरिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता उत्कृष्ट है। अग्रिम स्थान है पंचमनी महाराष्ट्र, पाटन गुजरात, जो सबसे छोटे शहर है। फिर छोटे शहर यानी 20,000 से 50,000 वाली जनसंख्या वाले, तेजी से शहरीकरण के बावजूद कचरा पृथक्करण और स्वच्छता जागरूकता में सुधार, ये विशेषताएं देखी जाती हैं कि ये सारी विशेषताएं हैं इनमें, तब इनको ये रैंकिंग दी गई है। अगर ये विशेषताएं नहीं होती तो ये रैंकिंग इनको दी जाती है। इसमें से वीटा महाराष्ट्र, सासोड़ महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। उसके बाद में मध्यम शहर यानी 50,000 से लेके 3 लाख तक की जिनकी जनसंख्या, जिन शहरों की, उनको इनमें गिना जाता है मध्यम शहर में। सार्वजनिक स्वच्छता, कुशल कचरा निपटान और पर्यावरण अनुकूलन पहलों में अग्रणी। इसके अंदर आता है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, तिरुपति आंध्र प्रदेश से और NDMC दिल्ली से। बड़े शहर जनसंख्या 3 लाख से लेकर 10 लाख तक, वे महानगर शामिल हैं जिन्होंने ठोस स्वच्छता ढांचे और नागरिक भागीदारी मॉडल स्थापित किए हैं। नोएडा, चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में है मिलियंस प्लस शहर, जनसंख्या 10 लाख से अधिक की। इंदौर, मैंने बोला ना आपको, इंदौर आ रहा है टॉप नंबर पर। मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र और सूरत गुजरात के अंदर है। ओके, इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है।
शहर के 100% कचरा पृथक्करण, मतलब कचरा अंदर अंदर अलग अलग रखा कि 3 टाइप के कचरे होते तो उनको 3 टाइप में अलग अलग करके रखा। उन्नत खाद निर्माण तकनीकी, कचरे का जो खाद बनती है वो बनाई या फिर जो भी बनता है उनका रिन्यू किया है। डिजिटल कचरा निगरानी की प्रणाली लागू करके अन्य शहरी केंद्रों के लिए यह आदर्श प्रस्तुत किया है। किसने किया है? इंदौर ने किया है। ये देखिए मैपिंग के थ्रू भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि होती है, मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया क्यों होती है, इसके कारण और निवारण क्या है। तो उधर देखिए, उच्च जन्म दर, शिशु मृत्यु दर में कमी, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता, शिक्षा और जागरूकता की कमी, गरीबी है। निवारण के प्रभाव, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, परिवार नियोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य से चाहिए, आर्थिक विकास करना चाहिए, जनसंख्या करनी चाहिए। 1951 में 36 करोड़ थी, 1981 में 68 करोड़ थी जनसंख्या, 2011 में 121 करोड़ थी और अभी 2024 में 143 करोड़। ये अभी तो आएगी जनसंख्या का वो, तब पता लगेगा। इसको ठीक से देख के अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैपिंग जो होती है ना वो जल्दी याद होती है, हैं? फिर है भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का मतलब ये है कि कौन कौन सी जगह पे कितनी कितनी जनसंख्या है। तो इधर देखिए, अत्यंत उच्च घनत्व वाला है, उच्च घनत्व, मध्यम, कम, बहुत घनत्व है। तो 1000 से ज्यादा वाला जो हो, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ 1000 से ज्यादा है, यहाँ भी, यहाँ भी। उसके बाद में उच्च घनत्व है, तो ये वाला। फिर मध्यम घनत्व, ये वाला मध्यम घनत्व वाला है। फिर कम घनत्व, ये वाला है कम घनत्व। उसके बाद में बहुत ही कम घनत्व, बहुत ही कम घनत्व वाला ये है, और कम घनत्व वाला ये है। ये कम घनत्व वाला हिस्सा है ये, और ये बहुत ही कम घनत्व वाला हिस्सा है। मैपिंग अच्छे से समझ में आ रही है? कितनी अच्छी खूबसूरत मैपिंग निकाल के लाई हूं आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। भारत में साक्षरता दर, वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। साक्षरता दर कितनी है भारत में, और वर्तमान में कितनी है, और स्थिति क्या इसकी, और चुनौतियां क्या है। क्षेत्रीय असमानता और प्रगति। सर्वाधिक साक्षरता राज्य से बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। मैंने अभी पीछे वो टेबल दिखाई थी ना आपको, साक्षरता प्रतिशत, उच्च साक्षरता, मध्यम साक्षरता, कम साक्षरता और कम, बिल्कुल ही कम। तो उच्च साक्षरता दर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है। उसके बाद में है कम साक्षरता दर, कम साक्षरता दर ये वाला हिस्सा। ये उच्च साक्षरता दर है, ये भी उच्च साक्षरता दर है, हाँ, ये वाला है कम साक्षरता दर वाला। उसके बाद में कम मध्यम साक्षरता वाला तो ये है, ये मध्यम साक्षरता वाला है, और ये है कम साक्षरता, ये वाला जो हिस्सा है ये कम साक्षरता वाला है। फिर कम और भी कम साक्षरता बिल्कुल ही, तो ये वाला हिस्सा है। ये देख लो, इधर लिखे हुए सारे। लिंग के अनुसार साक्षरता, लिंगानुपात के अनुसार साक्षरता देखो तो 84 अधिक, 84 से अधिक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 84 से अधिक। और फिर 84 से पुरुषों की जो है ये वाली है पुरुषों की। फिर 71 से महिलाओं की, 71 से दे नहीं रखा इन्होंने, येलो वाला दे रखा है, ये वाला दे नहीं रखा है। फिर इधर 91, ये जिस हिसाब से बड़ी है जनसंख्या वो दे रखा है, देख लो ठीक से। आ रहा है समझ? आंकड़े एज इट इज याद करने होंगे आपको, कुछ नहीं कर सकते आंकड़ों में। आपको आंकड़े में आपको घोट के नहीं पिला सकती, आंकड़े आपको खुद ही याद करने होंगे, रटने होंगे चाहे, और तो क्या करोगे, आंकड़े रटे ही जाते हैं। तो आंकड़े तो है जैसे याद करने ही पड़ेंगे अब। फिर है भारत में जनसंख्या का लिंगानुपात, वर्तमान स्थिति और चुनौती। तो लिंगानुपात परिभाषा क्या है, मैंने आपको समझाई थी अभी। लिंगानुपात का ऐतिहासिक रुझान 2001 से 1901 से लेकर 2021 तक, 1961, 2001, 2011। केरल सर्वाधिक, पांडिचेरी 1037, हरियाणा सबसे कम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व के राज्य उच्च अनुपात, उत्तर पूर्व के राज्य उच्च अनुपात, बहुत कम लिंगानुपात। 900 ये वाला, 900 से लेकर 920 वाला, 920 वाला ये नहीं है, 920 वाला, 921 से लेकर 940 वाला ये है। फिर ये 941 से लेकर 960 ये वाला हिस्सा है। 961 से लेकर 980 ये वाला हिस्सा। फिर 981 से लेकर 1000
ये वाला हिस्सा, फिर 1000 ये वाला हिस्सा, इधर भी ठीक ठाक है। संतुलित लिंगानुपात, भविष्य की दिशा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान, कानूनी सुधार, संतुलित लिंगानुपात प्रभावित करने वाले कारक, बाल विवाह किस वजह से होते हैं? शिक्षा और जागरूकता, महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक कारक, इन कारणों से प्रभावित होते हैं लिंगानुपात। ये देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, एक तरफ पलड़े में औरत बैठी, एक मेल बैठा है, इनका जो डिफरेंस आएगा उसको लिंगानुपात कहते हैं। परिभाषा कितनी अच्छी बताई है। फिर है भारत में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का वितरण एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण। ये नगरीय जनसंख्या दिखा रखी है, उधर ग्रामीण जनसंख्या दिखा रखी है, तुलनात्मक है। तो दिल्ली नगरीय, मुंबई और प्रमुख नगरीय क्षेत्र कितनी कितनी है ये देखिए, प्रतिशत में दे रखी है। आंकड़े में दिल्ली में 3 करोड़, मुंबई में 2.5 करोड़, उसके बाद में नगरीय 2.5 करोड़, मुंबई में 2.5 करोड़। प्रमुख व्यवसायिक, शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन, नगरीय गांव की। अब गांव के देते हैं, ग्रामीण जनसंख्या VS नगरीय। सबसे ज्यादा ग्रामीण संख्या यहाँ है, उसके बाद में यहाँ पे है, उसके बाद में सबसे कम ये, उसमें भी सेम दे रखा है देखिए, दिल्ली, मुंबई, नगरीय दिल्ली 3 करोड़, जहाँ पे ज्यादा ये देखिए सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये महानगर है ना, यहाँ पे ज्यादा है देखो 58 अबाव, ये वाली जगह 58.6 अबाव। और फिर सेकंड नंबर पर ये वाले जो निशान है ना, यहाँ पे है ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, और फिर ये वाला बचता है जो लास्ट में बचते हैं। शहरों के अंदर सबसे ज्यादा ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रामीण जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। शहर तो उधर दिखा दिया मैंने, शहरी तो नगरी जनसंख्या इन स्टेट्स में ज्यादा है, देखिए ग्रामीण जनसंख्या इस स्टेट्स में ज्यादा ग्रामीण। फिर सेकंड नंबर पे कम वाला ये वाला, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ग्रामीण जनसंख्या, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ है, चौथे नंबर पर ये वाले शहर है, सबसे लास्ट में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। भारत का जनसंख्या घनत्व, सबसे जनसंख्या घनत्व, औसतन घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य दिमली, मोर, काराकाटा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। ये देखो यहाँ बता रखा है, राष्ट्रीय बहुत कम घनत्व। सबसे ज्यादा घनत्व ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फिर अत्यंत उच्च ये वाला, ये वाला, फिर लाओ, उसके बाद में ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये थोड़ी वर्डिंग में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये वो है कंप्यूटर के थ्रू वर्डिंग चेंज की हुई है, इसलिए लिखने में, लेकिन समझ लेना इनसे मैच करके कि हाँ कौन से में कम है, कौन से ज़्यादा, कौन सा कलर ज़्यादा के लिए, कौन सा कलर कम के लिए भरा हुआ है। क्योंकि वर्डों में जो लिखा हुआ अगर आप पढ़ने लग जाओगे ना तो कंप्यूटराइज्ड हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रखी है हिंदी को इसमें। लेकिन आप कलर के हिसाब से समझ लेना कि हाँ कौन सा कलर ज़्यादा का है, कौन सा कलर कम का है। हाँ ओके, तो ये जो टॉपिक था जनसंख्या वाला जो टॉपिक है हमारा, यह भी वृद्धि और वितरण तथा घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या। ये आज की क्लास अब यहीं पे पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और डेली का डेली याद कर लिया करो, पेंडिंग में मत छोड़ा करो, क्योंकि कल किसी का नहीं आया, आज तक किसी का आया भी नहीं है कल, और आएगा भी नहीं है। तो रोज़ का रोज़ याद कर लो ताकि आपके दिमाग पे ऊपर बर्डन ना पड़े कि हम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे हैं। और सिर्फ अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखो, अपना टारगेट पूरा करो, बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी, कोई कुछ कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे मिलेंगे सब लोग, है कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ, फोकस होके पढ़ो, और नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगी, या फिर मैं आपको यहाँ वीडियो बना के वो अपलोड कर दिया करूँगी, या फिर मेरा ये टेलीग्राम नंबर है,
इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज डाल देना, वहाँ कनेक्ट हो जाना आप, तो मैं वहाँ रिप्लाई दे दिया करूँगी हैं। लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगी, आपकी कुछ नहीं समझ में आता है उसका तो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय, थैंक यू।